आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ी ताकत टकराव के लिए तैयार बैठी है। कोई सीधे जंग लड़ रहा है तो कोई मौके की तलाश में है। चीन ताइवान को कब्जाना चाहता है, रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और अमेरिका जो खुद को दुनिया का रक्षक बताता है वो हाल ही में वेनेजुएला पर हमला कर चुका है। दुनिया ने साफ देखा कि कैसे अपने हितों की बात आने पर अमेरिका वर्ल्ड पीस और यूनाइटेड नेशंस के नियमों को भी ताक पर रख देता है। वेनेजुएला के मुद्दे पर तो ज्यादातर देश खामोश रहे, लेकिन अब अमेरिका के निशाने पर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। कुछ दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले शब्दों में कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेकर कुछ करने जा रहे हैं, चाहे उन्हें ये पसंद हो या नहीं। आज दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जो दिखने में खामोश, ठंडी और सुनसान लगती है, लेकिन असल में यही जमीन 21वीं सदी की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल चालों का केंद्र बन चुकी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जहां सिर्फ करीब 57,000 लोग रहते हैं, लेकिन जिसकी कीमत आज सुपर पावर्स अरबों खरबों डॉलर और ग्लोबल वॉर के रिस्क पर तोल रही है। एक तरफ अमेरिका खुलेआम इसे खरीदने की बात करता है और मिलिट्री एक्शन की धमकी देता है, दूसरी तरफ रशिया आर्कटिक में अपनी सेना और बेसिस तेजी से बढ़ा रहा है और तीसरी तरफ चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर इस इलाके में अपनी एक्टिविटी लगातार बढ़ा रहा है। ये अब सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल नहीं रहा, बल्कि इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और फ्यूचर डोमिनेंस की लड़ाई बन चुकी है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका नेटो की यूनिटी को भी दांव पर लगाने से पीछे हटता नजर नहीं आता और यही बात इस पूरे टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका इस हद तक जाने को तैयार है। ये जमी हुई धरती अचानक इतनी अहम कैसे बन गई कि इसने अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। इसकी कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे यहाँ लिया गया एक गलत फैसला ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड पीस को हिला सकता है। President-elect Donald Trump has added purchasing Greenland to his wish list. Denmark says that Greenland is not for sale. Donald Trump wants Greenland. He wants access to the Arctic. He says it is to prevent Russia and China from taking over the region. Large protests in Greenland and Denmark as President Trump escalates his threats to take over the semi-autonomous Danish territory. In news this morning, President Trump just said the United States needs Greenland and that anything less than total control is unacceptable. दुनिया के नक्शे पर देखने में ग्रीनलैंड एक ठंडा, खामोश और दूर दराज वाला इलाका लगता है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी की वजह से ये अर्थ के सबसे अहम जियोपॉलिटिकल लोकेशंस में से एक है। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के अंदर लोकेटेड है और नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन के बीचों बीच फैला हुआ है। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन, वेस्ट में कनाडा एंड बैफिन बे, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और साउथ में खुला नॉर्थ अटलांटिक पड़ता है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक नेचुरल ब्रिज की तरह भी नजर आता है। इसका कुल एरिया लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर इसके असल एरिया को समझने के लिए इसका इंडिया से कंपैरिजन करें तो ये इंडिया के लगभग 2/3 हिस्से के बराबर है। हालांकि 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया होने के बावजूद ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 के आसपास ही है। इसके पीछे वजह यह है कि ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। यह बर्फ हजारों साल पुरानी है और कई जगहों पर इसकी गहराई 3 किलोमीटर तक है। इंसानों के रहने लायक जमीन ज्यादातर कोस्टल एरियाज तक सीमित है और ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग वेस्ट कोस्ट पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट थोड़ा कम हार्श है और समुद्र से जुड़ा ट्रेड और फिशिंग पॉसिबल है। इसकी ज्योग्राफी की वजह से यहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि इसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता है। यहाँ सर्दियों के दौरान कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ग्रीनलैंड के अंदरूनी हिस्सों में तो टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ग्रीनलैंड के नदर्न पार्ट्स में सर्दियों के दौरान सूरज हफ्तों या महीनों तक नहीं निकलता। ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को जानने के बाद ये समझने से पहले कि आखिर आज ये आइलैंड ग्लोबल पावर्स की रणनीतियों के केंद्र में क्यों खड़ा है, हमें पहले ग्रीनलैंड के इतिहास को समझना होगा, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। आज से करीब 4,500 साल पहले लगभग 2500 BCE में ग्रीनलैंड की धरती पर इंसानों ने पहली बार कदम रखा था। ये मेनली साका कल्चर और इंडिपेंडेंस कल्चर के लोग थे जो आर्कटिक कनाडा से बर्फ और समुद्री रास्तों के जरिए ग्रीनलैंड पहुंचे थे। ये लोग शिकारी थे जो मछली पकड़ने और समुद्री जानवरों पर निर्भर
रहते थे। पत्थर के औजार, हड्डियों से बने हथियार और ठंड से बचने के लिए एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल इनके जीवन का हिस्सा था। इसके बाद यहाँ डोरिस्ट कल्चर और थ्यूल कल्चर समेत कई सभ्यताओं के लोग आए जो काफी लंबे समय तक शांति से यहाँ रहते रहे। इस बीच 10th सेंचुरी में कुछ स्कैंडिनेवियन नॉर्स लोग भी ग्रीनलैंड पहुंचे, जिनमें एरिक द रेड नाम का एक भगोड़ा भी शामिल था। हत्या के एक मामले में उसे आइसलैंड से 3 साल के लिए एग्जाइल पर भेज दिया गया था, जिसके बाद वो अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ यहाँ आ पहुंचा था। इन सालों में उसने ग्रीनलैंड के कोस्टल इलाकों को एक्सप्लोर किया और वही एक सेटलमेंट बसाया। एरिक चाहता था कि ज्यादा लोग यहाँ आए, इसलिए उसने इस बर्फ से जमी हुई जमीन को ग्रीनलैंड नाम दिया, ताकि ये सुनकर लोगों को लगे कि यहाँ हरियाली होगी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ कुछ और नॉर्स लोग बसने लगे और 10th से 15th सेंचुरी तक उनका एक छोटा सा समाज बस गया जो बेहद फला फूला। यहाँ की जमीन पर वो लोग फार्मिंग, हंटिंग और ट्रेडिंग किया करते थे। लेकिन 15th सेंचुरी की शुरुआत में नॉर्स लोगों के निशान ग्रीनलैंड की हिस्ट्री से अचानक गायब हो गए। वो क्यों खत्म हुए या इलाका छोड़कर कैसे गए, इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है। माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण लिटिल आइस एज रहा होगा, जब 40